सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ग्रुप। दिस इज आवर आस्क जियोलॉजी ग्रुप। तो आज का डेट क्या है? इग्नियस इग्नियस तो चलेगा ही। आज का डेट क्या है? डेट दिस इज 21st। दिस इज 21st नवंबर 2022। सो लास्ट क्लास में हम ये वाला बाइनरी सिस्टम किए थे, डायोक्साइड एंड अनोथाइड। एंड बेसिकली यहाँ पर जो हमारे यूटेक्टिक पॉइंट में जो हमें कॉम्पोजिशन मिल रहा था, दैट वाज नथिंग बट द basalt और gabbro. This is basically a gabbro, basalt gabbro type of rock. ओके, तो ये तुम्हारा यूटेक्टिक। पेरिटेक्टिक में भी ये हम ल्यूसाइट एंड सिलिका देखेंगे। ठीक है, पेरिटेक्टिक में हम ल्यूसाइट एंड सिलिका डायग्राम देखेंगे। और उसके बाद जो टोरनारी भी देखेंगे, वट एवर द जीएसआई के सिलेबस में जो है उसको भी हम फोकस ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक बात मुझे बोलना है कि जितना भी तुम्हारा ये जो डायग्राम्स है, ठीक है, जितना भी ये तुम्हारा डायग्राम्स है, दे आर बेसिकली टेलिंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ टू वेरी कॉमन टाइप ऑफ रॉक्स, two very common types of rocks, or you can say magma series. Okay, one is your granitic magma. Okay, granitic, or basically the formation of granites, felsic rock. And second one, the evolution of your basalt. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केस में हमारे पास बासोल्ट एंड ग्रेनाइट, दीज आर द टू डोमिनेंट रॉक ग्रुप्स वी आर फाइंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड मैक्सिमम तुम जितना भी देखोगे रिसर्च रिसर्च देखोगे, ठीक है, ग्रेनाइट्स का बहुत सारा क्लासिफिकेशन मिलेगा, बासोल्ट का बहुत सारा क्लासिफिकेशन मिलेगा। अभी तुम कार्बोनाटाइट्स में चले जाओगे ना, दे आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, बोनिनाइट टाइप ऑफ magma सीरीज चले जाओगे तो दीज आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड। ये ग्रेनाइट एंड बासोल्ट जो है, ये दोनों तुम्हारा बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यू कैन एनकाउंटर। एंड अनदर थिंग इज दिस बासोल्ट इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी magma, and this granite is the most differentiated form of these basalts. ओके, क्योंकि ये तुम्हारा प्राइमरी है, प्राइमरी टू सेकेंडरी जब होता है, देन इट एक्सपीरियंसेस सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस, डिफरेंशिएशन एसिमिलेशन प्रोसेस इसको एनकाउंटर करता है ये। ठीक है, सो मैक्सिमम हम जितना फेज रूल पढ़ेंगे, दे विल बी फोकस्ड टू दिस ग्रेनाइट्स एंड बासोल्ट्स। अभी देखो, फर्स्ट ये वाला जो बाइनरी सिस्टम हम पढ़ाए, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा डायोक्साइड एंड प्लाजियोक्लेज anorthitosis. This is pyroxene and plagioclase. Pyroxene and plagioclase, these are also dominant phases which must be present in the less differentiated or the most primitive type of magma, which is your basalt. ओके, यहाँ पर ल्यूसाइट एंड सिलिका में भी देखेंगे, ये तुम्हारा ल्यूसाइट है, ये ल्यूसाइट है, ये सिलिका है। बेसिकली SiO2 एंड के फेल्ड्सपार, क्वार्ज एंड फेल्ड्सपार। क्वार्ज फेल्ड्सपार किसमें ज्यादा मिलते हैं? ग्रेनाइट्स, है कि नहीं? ये जो तुम्हारा ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, क्वार्ज एंड फेल्ड्सपार, दीज आर मोस्ट डोमिनेंट फेजेस। ये तुम्हारा जो प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं ना, प्राइमरी फेजेस, क्वार्ज एंड फेल्ड्सपार होना जरूरी है ग्रेनाइट्स में, है कि नहीं? ये तुम्हारा क्वार्ज एंड फेल्ड्सपार है। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि बेसिकली जो तुम्हारा बासोल्ट या फिर ग्रेनाइट जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये तुम्हारा बस बाइनरी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले बासोल्ट का वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर कौन कौन सा मिनरल फेजेस रहेगा तो उसको हम कैसे बासोल्ट बासोल्ट बोलेंगे, अगर बासोल्ट बोलेंगे किस टाइप का बासोल्ट है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास ओके एक डायग्राम है जिसको बोलते हैं बासाल्ट टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे? बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन। ये देखो बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन जो बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन SiO4 टेट्राहेड्रा, जैसे ये भी एक टेट्राहेड्रा शेप में ही है बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन। इसका जो एपिक्स, अपेक्स में कौन कौन सा मिनरल है? ये तुम्हारा CpX है, सॉरी यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं। ये देखो तुम्हारा CpX है, जिसमें डायोक्साइड है, नेफेलिन है, नेफेलिन इज कंसिडर्ड टू बी क्वार्ज अंडर सैचुरेटेड, ओलिविन है, OPX है, OPX क्वार्ज है, एंड प्लाजियोक्लेज है।
नेफेलिन एंड सिलिका, ये जो पेरिटेक्टिक अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर नेफेलिन एंड सिलिका है, ठीक है, नेफेलिन एंड सिलिका। एंड दिस दिस जो ये तुम्हारा पीछे वाला जो लाइन है ना, दिस लाइन इज बेसिकली रेफरिंग, दिस इज द बैक साइड ऑफ द एसआईओ टेट्राहेड्रा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि तुम्हारा, रुको एक मिनट, इसके जो पीछे अगर हम जाएंगे तो डायोक्साइड एंड अल्बाइड, ये जो डायोक्साइड एंड अल्बाइड, ये जो पीछे वाला जो लाइन है ना, यहाँ पर एक थर्मल हाई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक तुम्हारा थर्मल हाई है, जहां से तुम्हारा आइदर जो फॉर्मेशन ऑफ योर क्या बोलते हैं, दिस इज कौन सा प्रॉब्लम बोलते हैं, ट्रकाइड प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो थर्मल हाई है, इफ योर कंपोजिशन मूव्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, तो दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्मा सीरीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स बनाते हैं, उसको हम देखेंगे। बट ये बेसिकली बासाल्ट टेट्राहेड्रॉन के बारे में तुम जान लो क्या क्या है। दिस इज द प्लेन, ये जो रेड कलर का देख रहे हो, दिस इज योर प्लेन ऑफ सिलिका अंडर सैचुरेशन। ये जो रेड कलर का देख रहे हो, ये जो रेड कलर का है, दिस इज प्लेन ऑफ अंडर सैचुरेशन, दिस इज प्लेन ऑफ सिलिका सैचुरेशन। तो कौन कौन टाइप के बासाल्ट्स हो सकते हैं, यहाँ पर देखो, ये ग्रीन वाला जो है ये प्लेन ऑफ सिलिका सैचुरेशन, रेड जो है दिस इज प्लेन ऑफ सिलिका अंडर सैचुरेशन। अभी सिलिका सैचुरेशन एंड सिलिका अंडर सैचुरेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट थिंग, प्लेन ऑफ सिलिका सैचुरेशन एंड प्लेन ऑफ सिलिका अंडर सैचुरेशन, दैट मीन्स यहाँ पर सिलिका सैचुरेशन जो बोलते हैं, नाउ these phases whatever the phases are present in this side, they are quartz saturated, that means उनके पास बहुत सारे क्वार्ज हैं, जो कि उनका जो बेसिक बिल्डिंग का मतलब काम करने के बाद दे आर हैविंग सम नॉट रेमिनेंट बट द एक्सेस अमाउंट ऑफ सिलिका, ठीक है, they are having some excess amount of silica, that's why they are सिलिका सैचुरेटेड एंड ओवर सैचुरेटेड, जहां पर एक्सेस होने के बाद कुछ बच भी जाएगा, दैट इज योर प्लेन ऑफ सिलिका ओवर सैचुरेशन। एंड प्लेन ऑफ सिलिका अंडर सैचुरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर SiO2 डेफिशिएंट, SiO2 अभी यहाँ पर रहेगा ही नहीं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर प्लेन ऑफ सिलिका अंडर सैचुरेशन। तो प्लेन ऑफ सिलिका सैचुरेशन में कौन कौन आते हैं, ये देखो, तुम्हारा थोलाइट्स आते हैं, क्वार्ट्ज थोलियाइट आते हैं, यहाँ पर ओलिविन थोलियाइट, ठीक है। थोलियाइट क्या होता है, दिस इज सैचुरेटेड। क्वार्ज थोलियाइट, देखो क्वार्ज यहाँ पर नॉर्मेटिव क्वार्ज है, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ क्वार्ट्ज आर प्रेजेंट, ये तुम्हारा OS मींस दिस इज ओवर सैचुरेटेड। एंड दिस इज ओलिविन थोलियाइट, दिस इज अंडर सैचुरेटेड, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ओलिविन इज इंडिकेटिंग द अंडर सैचुरेशन, ठीक है। तो थोलाइट्स में ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोलियाइट्स में क्या होता है, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्मेटिव हाइपोस्टीन, ओके। थोलियाइट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे हम देखेंगे, कैलकैल्कानी अल्कालाइन थोलियाइट जो मैग्मा सीरीज भी देखेंगे, उसमें भी इसको एनकाउंटर करोगे तुम। हाइपोस्टीन, नॉर्मेटिव हाइपोस्टीन होना चाहिए इन थोलियाइट। क्वार्ज थोलियाइट में देखो, यहाँ पर क्वार्ज नहीं है, थोलियाइट्स में क्वार्ज नहीं है, लेकिन क्वार्ज थोलियाइट में क्वार्ज है प्लस ऑफ हाइपोस्टीन। हाइपोस्टीन ये तुम्हारा नॉर्मेटिव मिनरल है, ठीक है। देखो, नॉर्मेटिव OPX इन बसोल्ट उसको बोलेंगे थोलियाइट्स। थोलियाइट्स किसको बोलेंगे, जिसमें तुम्हारा OPX, ये जो हाइपोस्टीन है दिस इज वन OPX, ठीक है, हाइपोस्टीन ये तुम्हारा एक OPX ऑर्थोपाइरोक्सिन, ठीक है। देन ओलिविन थोलियाइट में ओलिविन प्लस ऑफ हाइपोस्टीन। तो तुम्हारा जो थोलियाइट सीरीज है उसमें OPX और हाइपोस्टीन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और यहां पर देखो, ये लेफ्ट साइड में जो तुम्हारा अंडर सैचुरेटेड है, अंडर सैचुरेटेड देखो, स्ट्रांगली अंडर सैचुरेटेड अल्काली ओलिविन बासॉल्ट दिस इज अंडर सैचुरेटेड, ठीक है। यहां पर तुम्हारा जो नॉर्मेटिव मिनरल हो जाता है वो है तुम्हारा नेफेलिन। So the presence of normative nephelin indicates the undersaturation condition. Undersaturation means silica undersaturation condition. तुम्हारे फेज में if you are having normative nephelin, okay, if you are having normative nephelin, then you are considering one silica undersaturation rock. एंड इफ यू आर कंसिडरिंग नॉर्मेटिव हाइपोस्टीन तुम्हारे फेज में मिल रहा है, देन दैट इज इंडिकेटिव ऑफ योर सिलिका सैचुरेशन,
यहां पर तुम देख सकते हो, नॉर्मेटिव नेफेलिन इज द मार्क ऑफ सिलिका अंडर सैचुरेशन। ओके, एंड दिस सैचुरेशन कॉन्सेप्ट ये जो है ना, दिस इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ योर वेट परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर फेज। अभी यहाँ पर हम जैसे बोल रहे हैं सिलिका, ऑन द बेसिस ऑफ SiO2 वी आर कंसिडरिंग दिस इज ओवर सैचुरेटेड और अंडर सैचुरेटेड, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा हो रहा है सिलिका सैचुरेशन। ओके, ठीक है। एंड नॉर्म क्या होता है, दिस इज बेसिकली नॉर्म एंड मोड। नॉर्म एंड मोड, नॉर्म एक नेम हो गया, नॉर्म दिस इज रिलेटेड टू नेमिंग, ठीक है। जैसे अभी मैं बोला हूं नॉर्मेटिव नेफेलिन, तो यहां पर जो एक मिनरल रहेगा उसको हम नेफेलिन डायरेक्ट बोल सकते हैं, दिस इज नॉर्मेटिव। एंड मोड, मोड ये तुम्हारा एक वॉल्यूमेट्रिक पैरामीटर है। मोडल कंपोजिशन जो हम बोलते हैं मोड, वहां पे जो मोड आता है दैट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। ओके, ग्रेन काउंट वहां पे करते हैं। Norm is simply the measure element analysis of a rock translated into percentage of hypothetical minerals with standardized composition। छोड़ दो नॉर्म, ठीक है। ठीक है, अभी नॉर्मेटिव सिलिका सैचुरेशन, सिलिका अंडर सैचुरेशन, सिलिका ओवर सैचुरेशन, इंपोर्टेंट तुम्हारा थोलियाइट, क्वार्ट्ज थोलियाइट, देन तुम्हारा ओलिविन थोलियाइट। ये देखो ओलिविन जो थोलियाइट में क्या क्या रह रहा है, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस ऑफ द टेट्राहेड्रा। ये बेस का ये जो ट्राइंगल देख रहे हो, दिस इज बेसिकली ओलिविन थोलियाइट। ओलिविन थोलियाइट में क्या रह रहा है, ओपीएक्स है, पायरोक्सिन है, सॉरी ओपीएक्स, ओलिविन एंड प्लाजियोक्लेज, ठीक है। ओपीएक्स, ओलिविन एंड प्लाजियोक्लेज। अभी हम देखेंगे जो नेफेलिन सिलिका सिस्टम, अभी हम देखेंगे नेफेलिन सिलिका के बीच में, या नेफेलिन सिलिका ही देखेंगे ना, फोस्टेराइट सिलिका, सॉरी फोस्टेराइट सिलिका भी देखेंगे, फोस्टेराइट तुम्हारा ओलिविन, फोस्टेराइट सिलिका देखेंगे और नेफेलिन सिलिका देखेंगे। नेफेलिन सिलिका में इन बिटवीन तुम्हारा प्लाज एक कंपोजिशन आएगा, ओलिविन एंड सिलिका में बीच में तुम्हारा एक इंस्टाटाइट डायग्राम आएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ ल्यूसाइट एंड सिलिका है, जिसमें बीच में तुम्हारा के फेल्स पर ऑर्थोक्लेज बन रहा है। चलो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हाँ, ये तुम्हारा बासाल्ट टेट्राहेड्रॉन चला गया। बासाल्ट टेट्राहेड्रॉन के बाद यहाँ पर देखो, ये जो बासाल्ट टेट्राहेड्रॉन, ये बेसिकली तुम्हारे बासाल्ट के बारे में ही बताएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ बासाल्ट। और ये जो डायग्राम है, ये इस बार जीएसआई का में भी रिटिन में ये आ सकता है, ये मेरा सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है SiO2, नेफेलिन एंड कैल्सिलाइट, कैल्सिलाइट, नेफेलिन एंड सिलिका, ये जो तुम्हारा टॉर्नरी डायग्राम है, ठीक है। ये जो टॉर्नरी डायग्राम है, यहां पर तुम देख सकते हो दिस इज अल्बाइट ऑर्थोक्लेज, देख रहे हो, यहाँ पर एक अल्बाइट है, यहाँ पर एक ऑर्थोक्लेज है। अल्बाइट ऑर्थोक्लेज में क्या क्या रिएक्शन होता है हमें पता है, जो एक सोल्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहां पर देखो, ये एक नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंटल फेज रूल है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल फेज रूल है। तो यहाँ पे जो M1 पॉइंट एंड M2 पॉइंट जो है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ थर्मल हाई और थर्मल लो। तो रिएक्शन ये बीच में आएगा, देख रहे हो। M2 पॉइंट में हमारा क्या मिल रहा है, दिस इज फोनोलाइट, नेफेलिन सिएनाइट इसका इक्विवेलेंट है, फोनोलाइट मिल रहा है। एंड यहाँ पर जो M1 है, M1 में क्या मिल रहा है, दिस इज बेसिकली ग्रेनाइट एंड रायोलाइट मिल रहा है। दैट इम्प्लाइज, अभी हम बासोल्ट के बेसिस में जो हम पढ़ रहे थे, बासोल्ट टेट्राहेड्रा पढ़ रहे थे, ठीक है। उसको बासोल्ट टेट्राहेड्रा में देखेंगे कौन सा टॉर्नरी डायग्राम यूज करके बासोल्ट, बासोल्टिक एंडेसाइट, एंडेसाइट, डाकाइट, रायोलाइट, ये जो पूरा सीरीज है, ये सीरीज को हम कैसे डिमार्केट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉर्नरी डायग्राम, ठीक है। टॉर्नरी डायग्राम में हमारे पास, रुको एक बताता हूं तुम लोगों को, दिस इज नॉट फोस्टेराइट अनर्थाइट सिलिका, दिस इज अनर्थाइट फोस्टेराइट सिलिका, डाइऑक्साइड फोस्टेराइट सिलिका। एक टॉर्नरी डायग्राम है, ठीक है, वो वाला टॉर्नरी डायग्राम दैट विल जस्ट हेल्प यू। तो दैट टॉर्नरी डायग्राम इज यूज्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ योर बासल्ट। एंड ये जो तुम्हारा सिलिका, नेफेलिन एंड कैल्सिलाइट, ये जो तुम्हारा टॉर्नरी डायग्राम है, दिस इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ योर ग्रेनाइट्स। तो ये वाला मेरा सिलेक्शन है। एक मिनट रुक जाओ,
मैं तुमको देख के बताता हूँ कहाँ गया जीएसआई का सिलेबस। अरे अरे जीएसआई का सिलेबस किधर चला गया? तो उसमें तुम्हारा जो टॉर्नरी डायग्राम है, 3 टॉर्नरी डायग्राम्स हैं, ठीक है? तो वो 3 टॉर्नरी डायग्राम में से एक डायग्राम ऐसा है जो बेसिकली तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ बासोल्ट को दिखाता है। बासोल्ट और बासाल्ट व्हाटएवर यू जस्ट टेल, नो प्रॉब्लम। और ये जो नेफेलिन, कैल्सिलाइट एंड सिलिका जो है, ये तुम्हारा दिखाता है इवोल्यूशन ऑफ ग्रेनाइट्स। कहाँ चला गया? और डाइऑक्साइड फॉस्फेट सिलिका ही है, ठीक है? डाइऑक्साइड फॉस्फेट सिलिका, उसका जो ऐसा डायग्राम है, ठीक है? डाइऑक्साइड फॉस्फेट सिलिका हो जाएगा ऐसे करके। ये जो बीच वाला जो लाइन है ना, दिस लाइन इज बेसिकली द बासोल्ट इवोल्यूशन पाथ। ओके, बासोल्ट, बासोल्टिक अंडेसाइट, अंडेसाइट, डाकाइट, रायोलाइट, ये तुम्हारा पूरा बासोल्ट इवोल्यूशन पाथ फ्रॉम बासोल्ट टू रायोलाइट, ये तुम्हारा इवोल्यूशन पाथ है। वो डायग्राम दैट विल हेल्प। और ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम विल हेल्प यू टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट्स। और यहाँ पर देखो, ये जो ट्रकाइट देख रहे हो ना, यही है जो तुम्हारा प्रॉब्लम, इसको ट्रकाइट प्रॉब्लम, ट्रैकिटिक प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है? ये है तुम्हारा ट्रैकिटिक प्रॉब्लम। हाई प्रेशर में ऐसे बन जाता, सॉरी लो प्रेशर में ऐसे बन जाता है, एक थर्मल हाई वहां पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है? अभी हम यूटेक्टिक में, सॉरी पेरिटेक्टिक में चलते हैं। पेरिटेक्टिक में, जैसे यूटेक्टिक में नॉर्मल लिवर रूल था, लिवर रूल कैसे यूज होता है ऑल ऑफ यू नो, सो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। तो इसमें क्या क्या चीज है पहले मैं बता देता हूँ, देन यू विल कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट होता है पेरिटेक्टिक पॉइंट, एक होता है यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है? पेरिटेक्टिक एंड यूटेक्टिक के बीच में रिलेशन, मतलब डिफरेंस क्या है? फर्स्ट सिमिलरिटी है, दोनों के बीच में f इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एट यूटेक्टिक पॉइंट यू विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम टू बी 0, एट पेरिटेक्टिक पॉइंट द सेम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0, सो बोथ आर इनवेरिएंट पॉइंट। फर्स्ट थिंग, बोथ आर इनवेरिएंट पॉइंट्स, फर्स्ट थिंग। एंड इन दोनों में क्या होता है कि जो यूटेक्टिक जो है, ये एक सिंपल यूटेक्टिक है। और जो पेरिटेक्टिक है, पेरिटेक्टिक में क्या होता है कि जो तुम्हारा दो एंड मेंबर होते हैं, जो तुम्हारा एंड मेंबर होते हैं, कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूं, दैट इज योर सिस्टम कंपोनेंट। ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिस्टम कंपोनेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेज कंपोनेंट। ओके, हम सिस्टम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। व्हेन द सिस्टम कंपोनेंट में जो तुम्हारा दो एंड मेंबर है, इफ दे आर नॉट लाइक को एग्जिस्टिंग, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी अगर इन दोनों के बीच में नहीं है, तो क्या होता है? डायरेक्ट सिंपल यूटेक्टिक तुम्हारा डाइऑक्साइड अनोथाइड सिस्टम के बेसिस में जैसे आ जाएगा। सो दिस डाइऑक्साइड एंड अनोथाइड, दीज आर द टू सिस्टम कंपोनेंट्स, एंड दीज टू आर केमिकली compatible with each other. अगर if the system components are not chemically compatible with each other, जैसे कि ये वाला सिस्टम ल्यूसाइट एंड सिलिका, ना इन दिस केस ये एक तुम्हारा सिस्टम है जिसमें तुम्हारा सिस्टम कंपोनेंट एक है तुम्हारा SiO2, एक है तुम्हारा ल्यूसाइट। नाउ ड्यू टू द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ये टर्मिनोलॉजीज याद रख के लिखना है, ठीक है? ये है तुम्हारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, chemical incompatibility. Due to their chemical incompatibility they cannot coexist. यहाँ पर जैसे यूटेक्टिक में दोनों डाइऑक्साइड एनोसाइड रह रहे हैं, ये जो तुम्हारा ल्यूसाइट एंड सिलिका, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। तो अगर वो को एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, देन दे विल हैव टू, okay, they will have to produce an intermediate composition which is stable or which is showing chemical compatibility with both this SiO2 and this leucite. ओके, तो इसको हम और एक अच्छे तरीके से समझाते हैं। नाउ अभी क्या हो रहा है कि व्हेन ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ठीक है? नाउ ये दोनों जब पहला पहला प्यार होता है ना, तो अंदर जाने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है। देन ये क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट मीडिएटर रख लेते हैं, भाई थोड़ा ये बोल दे,
भाई ये थोड़ा बोल दे। तो ये जो होता है ये तुम्हारा पेरिटेक्टिक रिलेशन में होता है। एंड अनदर थिंग, पेरिटेक्टिक रिलेशन, ये पेरिटेक्टिक रिलेशन एट हाई टेम्परेचर ना, एट हाई टेम्परेचर ये तुम्हारा पेरिटेक्टिक जो रिलेशन है ये तुम्हारा यूटेक्टिक हो सकता है। इसके बीच का जो, इसके जो पीछे का जो थर्मोडायनामिक्स है उसके बीच में हम नहीं जाएंगे, बट रिमेंबर वन थिंग, एट हायर टेम्परेचर ना, सो केमिकल कंपैटिबिलिटी कम्स इनटू पिक्चर, केमिकली कंपैटिबल हो जाते हैं, ठीक है, केमिकली कंपैटिबल हो जाते हैं कब, एट हायर टेम्परेचर। अभी तुम ये लड़का लड़की के केस में तुम खुद लेके एग्जाम्पल के हिसाब से याद रख लो, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर या फिर अगर प्रेशर भी थोड़ा हाई कर लेंगे, ओके, इफ वी जस्ट इंक्रीज द प्रेशर, सो ये जो है ना ये आके यहाँ पे एक हॉल्ट ले रहा है, उसके बाद नीचे जा रहा है, तो ये डायरेक्टली आके ऐसे हो सकता है। दिस इज इन हाई प्रेशर कंडीशन, ओके, हाई प्रेशर कंडीशन में ये हो जाता है। नाउ दिस, ये जो इनकम्पैटिबिलिटी जो चीज है वो इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ तुम्हारा केमिकल कंपैटिबिलिटी आ जाता है। बट अब हम देखेंगे छोटा छोटा, जैसे कि ये एक सॉल्यूशन टेक्सचर में भी देखेंगे, उसमें हम टेम्परेचर के बेसिस में देखेंगे केमिकल कंपैटिबिलिटी कैसे हो रहा है। बिकॉज अभी if you are just changing both temperature and pressure ना, then the diagram is very like complicated। और ये जितना भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सब 1 atm प्रेशर में ही हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्रिस्टलाइजेशन कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। इफ यू आर कंसिडरिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम केस में क्या होता है, द इनिशियल एंड फाइनल बोथ आर सेम, बट फ्रैक्शनल में इक्विलिब्रियम, सॉरी, फ्रैक्शनल में तुम्हारा इनिशियल एंड फाइनल वो नहीं रहता है, ओके, दे आर नॉट द सेम। तो इफ आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन पॉइंट हियर, if it is my liquid composition L1, then its corresponding solid ये हमें मिलेगा H1। So if we are considering the equilibrium crystallization, then N1 should be S1। Whatever the initial composition of your liquid will be the same as the final composition of the solid that will form। And remember another thing, कि जो यहाँ पर तुम ले रहे हो that means यहाँ पर तुम्हारा रिएक्शन खत्म होगा, देन दैट मीन्स ये तुम्हारा यूटेक्टिक पॉइंट नहीं जाएगा, ये यहाँ से आएगा पी पॉइंट से, पी पॉइंट से फिर यहाँ का जो तुम्हारा सॉलिड इवोल्यूशन पाथ होगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ मुझे बोलना ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ डायरेक्ट, इट इज़ फॉलोइंग इन द ल्यूसाइड एंड के फेल्ड्स पर फील्ड, तो ये फाइनल यहीं पे आएगा। इफ इसके ऊपर है तो डायरेक्ट तुम्हारा के फेल्ड्स पर बनेगा, इसके ऊपर है, यहाँ पर है, देन इट विल गो, नाउ यू कैन सी दिस इज के फेल्ड्सपर एंड क्वार्ज के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज सपोज्ड टू कम टू दिस यूटेक्टिक टेम्परेचर, पेरिटेक्टिक में आएगा, देन यूटेक्टिक में आएगा, यूटेक्टिक में आएगा, इसका जो लिक्विड इवोल्यूशन पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, देन फाइनली ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। दीज आर द सॉलिड इवोल्यूशन पाथ एंड लिक्विड इवोल्यूशन पाथ, सिंपल, और इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का है नहीं। तो इसमें अगर हम अभी समझ में सबको थोड़ा बहुत आ रहा है, आई होप कि सबको आ रहा होगा क्योंकि सब ये सब पढ़ चुके हो, सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब है नहीं। तो इसमें हम रिएक्शंस लिखते हैं, पहले हम रिएक्शंस लिखते हैं। तो यहाँ पे नाउ इफ वी आर जस्ट कंसिडरिंग द पॉइंट हियर, हियर ओनली पॉइंट, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो गया। नाउ दिस इज द L1, इसका कोरेस्पोंडिंग S1 यहाँ पर है। नाउ इट केम टू दिस पॉइंट, दिस इज L2, इसका कोरेस्पोंडिंग हो गया S2। नाउ टाई लाइन खींचो, आइसोप्लेट आइसोप्लेट खींचो, देन यू जस्ट apply the lever rule to know the instantaneous weight percentage of your solid and liquid present in the system। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, L1 प्लस ऑफ लिक्विड दे आर गेटिंग क्या, L2। ये देखो तुम्हारा L1 प्लस ऑफ L दे आर गेटिंग टू L2। इस साइड में क्या होगा, S1 प्लस ऑफ S दे आर गेटिंग टू S2 और S1 इज ट्रांसफरिंग टू S2। ये तुम्हारा अभी इक्वेशन या फिर रिएक्शंस हो रहा है एट P, एट दिस P,
ठीक है। ये जो पेरिटेक्टिक टेम्परेचर है इसमें क्या हो रहा है, नाउ यू कैन सी बल्क कंपोजिशन यहाँ पर है, मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी यहाँ पर होगा। तो पेरिटेक्टिक पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे अभी ल्यूसाइट ही बन रहा है, बिकॉज दिस इज द ल्यूसाइट प्लस ऑफ मेल्ट, दिस इज द प्राइमरी फील्ड ऑफ ल्यूसाइट, and in this p point it is touching the k feldspar, the orthoclase primary field or the primary field of orthoclase. सो अभी सिस्टम में तुम्हारा ल्यूसाइट है एंड ऑर्थोक्लेज है। क्या है तुम्हारा, ल्यूसाइट है, ऑर्थोक्लेज भी है। समझ रहे हो सब? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एट पी पॉइंट क्या हो रहा है, तुम्हारा ल्यूसाइट तो यहां से ल्यूसाइट है, यहां अभी के फेल्ड्स पर अभी तुम्हारा धीरे 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 सिस्टम में आएगा। एंड as we have taken the composition to be in this k feldspar and silica, तो हमारा जो फाइनल भी यहीं पर ही रहेगा। दैट implies this reaction it will go from p to e, p to e जाएगा। तो अभी p पॉइंट में क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे, देन उसके बाद हम चलेंगे। पहले ऊपर एक निकाल लेते हैं, ये एक मतलब इस कर्व के ऊपर रहेगा, तो हमारे पास क्या है, ल्यूसाइट है, मेल्ट है कि नहीं। निकालते हैं p प्लस ऑफ f इज इक्वल टू c प्लस ऑफ 1 क्यों, बिकॉज दिस इज आइसोबारिक रिएक्शन, प्रेशर कांस्टेंट है। तो फेज कितना है हमारे पास, लिक्विड है सॉलिड है, तो 2 फेज हो गया। f हमें कैलकुलेट करना है, कंपोनेंट कितना है 2 प्लस ऑफ 1, तो 2 2 कैंसिल, देन f इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसके बेसिस में हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी मूव करके आ गया। एट पेरिटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, ल्यूसाइट है, मेल्ट है, प्लस ऑफ लिक्विड, ल्यूसाइट मेल्ट प्लस ऑफ लिक्विड, कितना हो गया फेज, ल्यूसाइट भी है, मेल्ट भी है, सॉरी हाँ ल्यूसाइट मेल्ट एंड के फेल्ड्स्पार, सॉरी के फेल्ड्स्पार भी है। अभी यहां पर फेज कितना हो गया, 3 फेज हो गया तुम्हारा p प्लस ऑफ f इज इक्वल टू c प्लस ऑफ 1, फेज कितना हो गया 3, f निकालना है कंपोनेंट 2 प्लस ऑफ 1, तो यहां पर देखो f इज इक्वल टू 0 हो रहा है। सो दिस पेरिटेक्टिक पॉइंट इज वन इनवेरिएंट पॉइंट। तो अभी हम बता रहे हैं कि इफ वी आर कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन द इनिशियल कंपोजिशन विल बी द सेम एज द फाइनल कंपोजिशन, तो हमें ये यूटेक्टिक पॉइंट में जाना पड़ेगा, यूटेक्टिक पॉइंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में हमारा क्या है, के फेल्ड्स्पार एंड सिलिका है। अभी तक हमारे पास सिलिका है नहीं, सिलिका लाएंगे तो कैसे करेंगे, तो सिलिका लाने के लिए हमें यूटेक्टिक पॉइंट जाना पड़ेगा, या फिर ट्रिडामाइट या फिर सिलिका का प्राइमरी फील्ड को हमें टच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये बताओ, जो कंडीशन है ये फेज को ही हम थोड़ा डीजेनरेट करेंगे, फेज कोई ना कोई एक फेज कंज्यूम होगा ये पी पॉइंट में। ठीक है, पी पॉइंट में पी पॉइंट में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, पी पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, बट वी वांट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई सा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए जिसके बदौलत वी कैन जस्ट मूव इन द टीएक्स स्पेस। सो हमारे पास कंपोनेंट तो फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। c प्लस 1 ये तो तुम्हारा प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर इज ओनली वन वेरिएबल, तो c प्लस ऑफ 1 इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें चाहिए 1 करेंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम फेज के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करेंगे। तो ये जो पी पॉइंट में हमारे पास क्या है, ल्यूसाइट है, के फेल्ड्स्पार है, एंड हमारे पास लिक्विड है। तो इनमें से ये जो 3 फेजेस हैं, इन 3 फेजेस में से कौन सा फेज कंज्यूम होगा, अब ये बताओ कौन सा फेज कंज्यूम होगा। आइदर ल्यूसाइट विल बी वेनिस्ड और के फेल्ड्स्पार खत्म हो जाएगा, या फिर लिक्विड खत्म हो जाएगा। क्या खत्म होगा ये मुझे बताओ, ल्यूसाइट खत्म होगा। क्यों ल्यूसाइट खत्म होगा, क्योंकि सर वो पहले क्रिस्टलाइज हो चुका होगा, पेरिटेक्टिक पे कंप्लीट हुआ होगा उसका क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा ओके ठीक है, ये जो है चीज है ना, ल्यूसाइट अभी चला जाएगा, यही बोल रहे हो ना, ल्यूसाइट विल बी ओके। तो ये जो पी पॉइंट में ये जो 3 फेजेस हैं, ये 3 फेज में से हमें एक इक्वेशन अभी, वो जो रिएक्शन जो हो रहा है वो रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे कि हम लिखते थे S1 प्लस ऑफ S इज इक्वल टू S2। ठीक है, अभी सॉलिड है उसके साथ S1 मिला के S2, अभी ये एक बेसिकली एक इक्वेशन है। तो ये P पॉइंट में भी हमें ऐसा एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो वो इक्वेशन क्या होगा? ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट में हमें कुछ इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, जहां पर हमारा बेसिकली ल्यूसाइट है, ल्यूसाइट, सिलिका एंड अनदर क्या है, के फेल्ड्स्पार। तो यहाँ पे ये जो ल्यूसाइट एंड जो सिलिका है, ये दोनों केमिकली दे आर इनकम्पैटिबल। सॉरी सॉरी, सिलिका, ल्यूसाइट के फेल्ड्स्पार एंड लिक्विड है, लिक्विड। ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो ल्यूसाइट है, ऑल द ल्यूसाइड्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू के फेल्ड्स्पार। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या क्या रिएक्शन हो रहा है? पहले तो तुम्हारा ल्यूसाइड जो है, ल्यूसाइड इज ब्रेकिंग डाउन टू के फेल्ड्स्पार, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, लिक्विड से भी तुम्हारा के फेल्ड्स्पार क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, एट दिस पेरिटेक्टिक पॉइंट क्या हो रहा है कि ल्यूसाइड से भी के फेल्ड्स्पार हो रहा है, लिक्विड से भी के फेल्ड्स्पार हो रहा है। तो यहां पर जो तुम्हारा ल्यूसाइड है, ऑल द ल्यूसाइड्स आर गेटिंग ट्रांसफॉर्ड इनटू के फेल्ड्स्पार। ओके, अभी भी लिक्विड हमारे सिस्टम में है। तो इन दिस पेरिटेक्टिक पी पॉइंट, द फेज व्हिच इज गेटिंग वेनिस्ड इज योर ल्यूसाइड। ठीक है, अभी ये वाला हमारा कॉम्पोजिशन है, दैट्स वाई ल्यूसाइट अभी वेनिस कर रहा है। अभी हमारा ये वाला अगर कॉम्पोजिशन होता, ये वाला कॉम्पोजिशन होता, तो यहां पर तुम डायरेक्टली देख सकते हो तुम्हारा फाइनल जो कॉम्पोजिशन है, दैट इज फॉलिंग इन बिटवीन ल्यूसाइट एंड के फेल्ड्स्पार। सो इन दिस केस इफ यू कंसिडर दिस ए एंड बी, अगर ए केस होता, देन द लिक्विड इज सपोज टू एग्जॉस्ट फर्स्ट, लिक्विड खत्म होगा in case A, but in case B, the bulk composition is falling in between K feldspar and silica. So ये जो ल्यूसाइट है, ये ल्यूसाइट को पहले खत्म होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहां पर तुम्हारा पहले ल्यूसाइट खत्म होता है, उसके बाद लिक्विड एंड के फेल्ड्स्पार है, लिक्विड के फेल्ड्स्पार, ये देखो के फेल्ड्स्पार प्लस ऑफ मेल्ट ऐसे भी प्राइमरी फील्ड है, ल्यूसाइट के फेल्ड्स्पार, sorry, K feldspar melt, K feldspar melt, K feldspar melt, when they are just coming to this particular point, particular eutectic temperature. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा SiO2 आ जाता है, फिर से तुम्हारा क्या है, K feldspar है, SiO2 है, प्लस ऑफ लिक्विड है, देन सिंपल ये यहाँ से जो तुम्हारा डायग्राम है, ये तुम्हारा एक सिंपल यूटेक्टिक के हिसाब से बिहेव करता है, सिंपल यूटेक्टिक बिहेव करता है। ठीक है, तो इसमें कोई समझाने की कोई बात है नहीं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज है, यू कैन सी, यहां से यहाँ पर देखो ये के फेल्ड्स्पार है, ये देखो ये तुम्हारा ट्रिडामाइट है, ट्रिडामाइट, ट्रिडामाइट, ये देखो के फेल्ड्स्पार प्लस ऑफ ट्रिडामाइट। देन फर्दर व्हेन इट इज कमिंग डाउन, यू कैन सी ये के फेल्ड्स्पार प्लस ऑफ क्वार्ज लिखा हुआ है। ठीक है, क्वार्ज का बहुत सारे पॉलीमॉर्फ्स हैं, क्वार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर क्वार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका वेराइटीज, उसका क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस, ठीक है, और उसका क्रिस्टलाइजेशन सिस्टम, उसका सिमेट्री एंड उसका पॉइंट ग्रुप, क्वार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज द मोस्ट डोमिनेंट फेज इन द अर्थ क्रस्ट। तो हमारे पास जो असेसिबल है, जिसके ऊपर हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दैट इज क्वार्ज। एंड क्वार्ज का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, जिसको हम बेसिकली यूज करके बहुत सारे चीज साइंटिफिकली, जियोलॉजिकली वी जस्ट ट्राई टू इन्फॉर। ओके, इसीलिए क्वार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ट्रिडामाइट, ऊपर देखो क्रिस्टोवालाइट, क्रिस्टोवालाइट भी SiO2 है, ट्रिडामाइट भी SiO2 है, क्वार्ज भी SiO2 है। तो ये क्वार्ज जो टेक्टोसिलिकेट है, सिलिका ग्रुप, उसको हमेशा अच्छे तरीके से देखना है। अगर कोई नहीं देखा है तो जाके क्लास में देख लो। ठीक है, हाउ दे आर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज गेटिंग इनटू ट्रांसफॉर्म। ये जो क्रिस्टोवालाइट है ना, क्रिस्टोवालाइट तुम्हारा क्यूबिक सिस्टम में रहता है, और जो क्वार्ज है दिस इज 3-2 सिस्टम में रहता है, लोअर हेक्सागोनल सिस्टम में रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये ही तो तुम्हारा पेरिटेक्टिक है। देखो धीरे, ये देखो जब पॉइंट टच किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो गए। देखो 90% मेल्ट है,
और 10% ल्यूसाइट है, क्योंकि ये देखो तुम्हारा ल्यूसाइट प्लस ऑफ मेल्ट, ये प्राइमरी फील्ड ऑफ ल्यूसाइट को टच कर रहा है। ठीक है, दिस इज प्राइमरी फील्ड ऑफ ल्यूसाइट को टच कर रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अभी धीरे धीरे नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखो ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, बाय यूजिंग द लीवर प्रिंसिपल, दिस डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 दैट विल गिव राइज टू द मेल्ट कंपोजिशन, और दिस डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 दैट विल गिव राइज द सॉलिड कंपोजिशन। अभी भी देखो ल्यूसाइट ही है, मेल्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये जो तुम्हारा एरो दिया हुआ है ना, दिस इज बेसिकली द आइसोप्लेथ, बट ये जो आइसोप्लेथ है, देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं, जो इक्वल कंपोजिशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोप्लेथ। ठीक है, आइसोप्लेथ के बेसिस में से वो जो लाइन से ये कितना है, ये कितना है, एंड इसके बेसिस में ही तुम डिपेंड करके लिखते हो क्या, लिवर रूल यूज करते हो, लिवर रूल यूज करते हो। ठीक है, एंड बेसिकली ये जो तुम्हारा जो लाइन है, दिस इज योर लिक्विड इवोल्यूशन, लिक्विडस और लिक्विड इवोल्यूशन पाथ, एंड इसका कोरेस्पॉन्डिंग ये जो लाइन है, दीज आर योर सॉलिड इवोल्यूशन पाथ। ओके, दीज आर नथिंग बट योर सॉलिड इवोल्यूशन पाथ, डिपेंडिंग अपन कौन सा तुम पॉइंट ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल, उसके बाद नीचे आओ, चलो नीचे, नहीं जा रहा है, देखो धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पर देखो ल्यूसाइट मेल्ट, ल्यूसाइट मेल्ट अभी भी है, ल्यूसाइट मेल्ट अभी भी है, ल्यूसाइट मेल्ट अभी भी है। देखो व्हेन इट इज टचिंग दिस, यहाँ से आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, व्हेन इट इज टचिंग दिस, दिस पॉइंट, पेरिटेक्टिक पॉइंट, ओके, तो पेरिटेक्टिक पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी तक तुम्हारा ल्यूसाइट बन रहा था, तो दिस वाज द सॉलिड इवोल्यूशन पाथ। नाउ इट इज टचिंग द के फेल्ड्स्पार, सो के फेल्ड्स्पार कहाँ है, यहाँ पर के फेल्ड्स्पार है, तो के फेल्ड्स्पार धीरे 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 अभी इसमें जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, ये जो पॉइंट आ गया, देन वी आर कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे तुम्हारा सॉलिड जो है, पूरा सॉलिड यहीं पे बन जाएगा, और यहाँ पे जो है तुम्हारा पूरा लिक्विड खत्म हो जाएगा। लिक्विड खत्म हो गया, तो लिक्विड इवोल्यूशन पाथ कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा लिक्विड इवोल्यूशन पाथ है। सॉलिड इवोल्यूशन पाथ कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा सॉलिड इवोल्यूशन पाथ है। देन टेम्परेचर धीरे धीरे घटेगा, जो भी उसका चेंजेस होगा, चेंजेस जो भी है वो चेंजेस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये तुम्हारा एक पेरिटेक्टिक हो गया, देन ये धीरे 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 जाके पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड केस में ले रहा हूँ, सेकेंड केस मतलब ये वाला केस ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पेरिटेक्टिक, जो इसका जो इवोल्यूशन पाथ होगा, कौन सा इवोल्यूशन पाथ होगा वो हम देखेंगे अभी। यहाँ से इफ दिस इज द L1, तो ये होगा तुम्हारा H1। तो धीरे 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 पहले यहाँ पे आए, पहले देखो ल्यूसाइट 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 ल्यूसाइट, अभी ल्यूसाइट है तो प्योर ल्यूसाइट फेज में रहेगा। देन यहाँ पर के फेल्ड्स पर आ रहा है, तो क्या करेगा, ये के फेल्ड्स पर धीरे धीरे आएगा। ठीक है, एंड ये जब इस पॉइंट में आता है, देन ल्यूसाइट इज द फेज व्हिच इज गेटिंग कंज्यूम्ड एट पेरिटेक्टिक पॉइंट। तो ये क्या करेगा कि ये पूरा इस पॉइंट में आ जाएगा, जहां पर इसके पास अभी ल्यूसाइट है ही नहीं, पूरा ल्यूसाइट कंज्यूम हो गया है। ठीक है, एंड मैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के बात कर रहा हूं। जब फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल के बात करेंगे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा होपिंग, HOPPING, होपिंग कॉन्सेप्ट आएगा, जहां से क्या होगा, ये जो तुम्हारा कंपोजिशन है ना, यहां से डायरेक्ट यहाँ पे होप करेगा, यहां से यहाँ होप करेगा, होप, इसको एक होपिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, होपिंग कॉन्सेप्ट, जो कि तुम्हारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। होपिंग के बारे में भी बताएंगे कभी। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे ल्यूसाइड खत्म हो गया, तुम्हारे पास प्योर क्या है, के फेल्ड्स्पार है, प्योर के फेल्ड्स्पार। तो अभी ये जो नीचे जा रहा है, देखो प्योर के फेल्ड्स्पार, क्योंकि पहले जो ल्यूसाइड था, ऑल द ल्यूसाइड्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू के फेल्ड्स्पार। तो ये देखो अभी ये जो, ये तुम्हारा लिक्विड का इवोल्यूशन है, ये तुम्हारा सॉलिड का है, प्योर के फेल्ड्स्पार, प्योर के फेल्ड्स्पार, प्योर के फेल्ड्स्पार, प्योर के फेल्ड्स्पार। नाउ व्हेन इट इज टचिंग दिस पॉइंट, नाउ योर SiO2 इज कमिंग इनटू पिक्चर। तो यहाँ पे देखो SiO2 आ गया, तो धीरे धीरे इसका कंपोजिशन ऐसे 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 आएगा। ना इसका जो कंपोजिशन था, ये वाला पॉइंट में जब आ जाएगा, देन यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा लिक्विड खत्म, यहाँ पे तुम्हारा सॉलिडिफिकेशन खत्म, एंड नाउ टेम्परेचर जब घटेगा, इट विल डायरेक्टली फॉल डाउन टू दिस कंपोजिशन। ओके,
तो यहाँ पे आफ्टर टेम्परेचर जो तुम्हारा चेंजेस हो रहा है, आफ्टर चेंजेस क्या चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ पर जब तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन खत्म हुआ तो यहाँ पे ट्रिडामाइट था, लेकिन व्हेन वी आर फाइंडिंग एट रूम टेम्परेचर जो तुम सरफेस के ऊपर तुम्हें मिल रहा है, दैट इज नॉट ट्रिडामाइट, दैट इज क्वार्ज। तो यहां पर देखो कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो रहा है, क्योंकि ट्रिडामाइट जो था वो क्वार्ज हो रहा है। एंड ये जो चेंज हो रहा है, व्हाई दिस चेंज इज हैपनिंग and which factor is determining this change or controlling this change? This is nothing but the temperature. This is nothing but the temperature. Always remember, क्योंकि यहाँ पर देखो तुम्हारा 100,000 है ना, ये 900 के आसपास होगा। ये देखो धीरे 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 खत्म हो रहा है, ये देखो 700 के नीचे आ रहा है। 753 जो तुम्हारा डिग्री सेंटीग्रेड है, ये तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ योर क्वार्ज होता है। दिस इज स्टेबिलिटी टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में जो तुम्हारा फेज चेंजेस होता है, मे बी दीज आर बेसिकली योर रिकंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ, ओके, रिकंस्ट्रक्टिव मे बी डिस्प्लेसिव, ओनली रिकंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्प्लेसिव। तो एक फेज दूसरे फेज में जा रहा है, ठीक है। और अगर तुम इसको चेंज करोगे, अगर मेल्टिंग करोगे, ये पहले क्वार्ज होगा, देन टेम्परेचर बढ़ के ये ट्रेडामाइट होगा। द सेम ऑपोजिट सेंस में सेम होगा। तो ये जो टेम्परेचर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ओके, एक टर्म तुम सुने होगे, डायनामिक रिक्रिस्टलाइजेशन। डायनामिक नहीं, स्टैटिक रिक्रिस्टलाइजेशन। स्टैटिक रिक्रिस्टलाइजेशन। और एक टर्मिनोलॉजी सुने होगे, एनेलिंग, ANNE, एनेलिंग। ये जो प्रोसेस है ना, तो इसके लिए भी तुम्हारा डिफॉर्मेशन और तुम्हारा मेटामॉर्फिज्म खत्म हो गया है। तो व्हाट इज दैट पैरामीटर व्हिच इज bringing this type of recrystallization or starting recrystallization, और the concept of your annealing एक process हो रहा है, by the virtue of the temperature present within the system, this annealing or the static recrystallization is happening। ओके, डिफॉर्मेशन मेटामॉर्फिज्म में पढ़ेंगे उसमें उसको। स्टैटिक रिक्रिस्टलाइजेशन, डायनामिक रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो सिंपली यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए। अगर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, दैट विल बिहेव सिंपली यूटेक्टिक। ओके, सो यहाँ पर तुम्हारा पेरीटेक्टिक खत्म होता है, ठीक है, पेरीटेक्टिक तुम्हारा खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन। कितना टाइम हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन में बस देखो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन के बाद थोड़ा कर लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इन द सेंस, अभी देखो क्या बताएंगे, सबको तो पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। सॉलिड सॉल्यूशन में ये देखो, ये तुम्हारा लिक्विड है, ये तुम्हारा प्लाजियोक्लेज, ये तुम्हारा बेसिकली सॉलिड है, ठीक है। ये देखो लिक्विडस लिखा हुआ है, सॉलिडस लिखा हुआ है। लिक्विड के ऊपर से, लिक्विडस के ऊपर जो भी है वो पूरा लिक्विड है, सॉलिडस के नीचे जो है वो तुम्हारा प्योर सॉलिड है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन होता है ना, सॉलिड सॉल्यूशन, ये अगर इसका थर्मोडायनामिक्स देखोगे ना, थर्मोडायनामिक्स, और ये जो जी वैल्यू देखोगे, गिव्स फ्री एनर्जी, दिस इज बेसिकली नथिंग बट द थर्मोडायनामिक्स। सो इसका अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स प्रोस्पेक्टिव में इसको अगर पढ़ने के लिए चाहोगे ना, दिस इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इसका इतना इक्वेशंस है, अभी हम दिखाएंगे तो हम ही पागल हो जाएंगे, तो हम तुमको क्या ही दिखाएंगे। तो सिंपल सा चीज यहाँ पर लिखते हैं, ये तुम्हारा जोनिंग वोनिंग होता है, ठीक है। ये जो अंदर है, यू कैन सी दिस इज लिक्विड प्लस ऑफ प्लाजियोक्लेज लिखा होता है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 नंबर ऑफ फेजेस रहते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नॉट इन एनी पॉइंट, चलो नहीं, मैं पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मीर डॉक्टर मीर, यू आर हियर ना? ओके, मीर तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर इफ आई एम जस्ट टेकिंग वन पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, ये हम एक हाइपोथेटिकल पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट ए, इसका क्रिस्टलाइजेशन अभी हम देखेंगे, ठीक है मीर? यस सर। ओके, तुम मुझे ये बताओ, नाउ दिस इज द बॉल कंपोजिशन, ये तुम्हारा इनिशियल लिक्विडस है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग सॉलिडस यहाँ पर है। तो ये जो रिएक्शन है इस पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पे तुम्हारा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, इजंट इट? तो
सॉलिड सॉल्यूशन में कौन से पॉइंट में तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है? चलो ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें सर कोई पॉइंट होता ही नहीं है इसमें। वेरी गुड। ये तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन जो है, सॉलिड सॉल्यूशन में तुम्हारा कोई भी एक पॉइंट नहीं है जहां पर तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम और इनवेरिएंट पॉइंट यहां पर नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, ये जो अल्बाइट अनोर्थाइड सिस्टम जो देख रहे हो, दिस इज नॉट ए सिंपल सॉलिड सॉल्यूशन, रादर देन इट इज ए कपल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। कपल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। मिनरलोजी का लास्ट टू लास्ट वाला पार्ट में देख लेना, वहां पे मिनरल्स के बारे में बहुत कुछ चीज बताए हुए हैं। इसमें सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बताए हैं, तुम्हारा सिंपल सॉलिड सॉल्यूशन, कपल्ड सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, और वैकेंसी जो तुम्हारा रह जाता है सॉलिड सॉल्यूशन में, उसके बारे में। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस आर देयर, बट वो तुम्हें देखना है, ठीक है? अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो। सो यहाँ पे ऐसे ही आता है, ये तुम्हारा सॉलिड लिक्विड सेम सेम होता है, यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाता है। देन व्हाट एवर द कंपोजिशन, दैट कंपोजिशन यू आर जस्ट गेटिंग, दिस इज नथिंग। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज है तुम्हारा जोनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ जोनिंग। जोनिंग क्या होता है? तुम्हारा ऑसिलेटरी जोनिंग होता है, नॉर्मल जोनिंग एंड रिवर्स जोनिंग, फर्स्ट थिंग। एंड ऑसिलेटरी जोनिंग, दैट इज इंटरमीडिएट इन बिटवीन टू। तुम्हारा जोनिंग ऐसे ऐसे ऊपर 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 नीचे हो सकता है। एंड जो रिवर्स जोनिंग एंड ऑसिलेटरी जोनिंग, इन दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैग्मा का एसोसिएशन रहना जरूरी है, ठीक है? नॉर्मल जोनिंग यहाँ पर तुम देख सकते हो, व्हाट एवर द कंपोजिशन। एंड यहाँ पर और एक चीज तुम मार्क कर सकते हो, दिस इज योर अल्बाइट, दिस इज योर अनॉर्थाइट। So whatever the initial liquid composition you just take na, whatever, if you're taking this liquid composition, taking this liquid composition, taking this liquid composition, the first the first solid that will be formed na, that will always be anorthitic, means anorthite का proportion ज्यादा होगा। You can see, if you just take this composition, you just take this composition, you just take this composition, what is your composition? Your composition is falling like 90% albite and 10% anorthite, but the first solid you are getting, that is more anorthitic. In this case that is also more anorthitic, in this case that is more anorthitic, isn't it? तो इसके बेसिस में कहीं गेट या फिर जाम में क्वेश्चन आया था शायद, ठीक है? वट एवर द कंपोजिशन यू जस्ट टेक, द फर्स्ट क्रिस्टल दैट विल फॉर्म, दैट विल बी मोर अनॉर्थेटिक, ठीक है? क्योंकि ये वाला सॉलिड पहले तुम बना रहे हो ना, है कि नहीं? ये देखो तुम्हारा यहाँ पर कितना है अल्बाइट अनॉर्थाइट, तुम्हारा अल्बाइट है कितना 60 70, अनॉर्थाइट है तुम्हारा 30। उल्टा लिख दिया क्या? नहीं नहीं, ठीक है। ये चीज उसमें क्यों नहीं हो रहा था? किसमें? यूटेटिक में सर एनार्थाइड क्यों नहीं बन रहा था? अगर डाइऑक्साइड वाले फील्ड में भी हम आते थे, क्योंकि मेल्ट में एनार्थाइड ऑलरेडी था, लेकिन हाई टेम्परेचर में पहले एनार्थाइड मेल्ट होना चाहिए, लेकिन पहले ओके ओके, ये तुम्हारा ये वाला डायग्राम में अभी भी तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये कि बस कंफ्यूजन है कि एनार्थाइड क्यों नहीं मेल्ट हो रहा है, क्योंकि मेल्ट में तो एनार्थाइड है, एनार्थाइड तो हाई टेम्परेचर पे होता है मेल्ट, वो क्यों नहीं मेल्ट हो रहा है? वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस एक चीज, नाउ वी आर टेकिंग दिस टू बी द बल्क कंपोजिशन, ये हमारा हम ले रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग दिस कंपोजिशन टू बी द बल्क। इफ यू जस्ट कंसिडर बल्क कंपोजिशन दिस वन, तो पहले अनॉर्थाइड फॉर्म होगा, नो प्रॉब्लम। एंड नेचर में तो यही होता है। इफ यू जस्ट कंसिडर द मैग्मा चैम्बर, ठीक है? अगर तुम एक मैग्मा चैम्बर अगर तुम लेते हो, देन मैग्मा को पता नहीं है कि ये मेरे पास डायोक्साइड है कि अनॉर्थाइट है। वहां पे तो डायरेक्टली टेम्परेचर स्टार्टिंग फ्रॉम 1900 डिग्री सेंटीग्रेड से वो धीरे धीरे नीचे आता है। सो व्हेन इट इज सपोज टू जस्ट डिक्रीज द टेम्परेचर, देन फर्स्ट वो तो इस साइड में टच करेगा ना, इस साइड तो नहीं आएगा, इस साइड में टच करेगा, इजंट इट? है कि नहीं?
नेचर में तुम्हारा अनोर्थाइट ही पहले क्रिस्टलाइज होता है। यहाँ पे हम ये जो है ये सिर्फ हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, बट नेचर में यही होता है। फर्स्ट तुम्हारा अनोर्थाइट क्रिस्टलाइज करता है, देन फर्दर फर्दर यहाँ पे बाद में तुम्हारा डायोक्साइड अंदर आता है। यही तो तुम्हारा पेकुलियरिटी है ये डायग्राम में। इंटरेस्टिंग, वो जो चीज हम बताए थे वो शायद तुम मार्क नहीं किए, फिर से मैं बता देता हूँ। यूटेक्टिक टेम्परेचर में जो हम टेक्सचर बताते हैं, अभी देखो यहाँ पर कोई टेक्सचर नहीं बनेगा, यहाँ पे टेक्सचर नहीं बनेगा, यहाँ पे भी टेक्सचर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी तुम्हारा ओनली अनोर्थाइट है। एंड टेक्सचर किसको बोलते हैं? टेक्सचर बोलते हैं जब दो तुम्हारा जो मिनरल्स हैं एक साथ ग्रो करेंगे, एक पेकुलियर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखे, वही तो ग्रेन टू ग्रेन रिलेशनशिप, दैट इज योर टेक्सचर। तो यूटेक्टिक जो पॉइंट में यहाँ पे हमें जो टेक्सचर मिलता है बेसिकली बासल्ट गाब्रो टाइप ऑफ रॉक में, वो तुम्हारा ओफिटिक टेक्सचर है। OPHITEC ओफिटिक टेक्सचर है कि नहीं? ये जो ओफिटिक टेक्सचर क्या है? ओफिटिक टेक्सचर is one type of porphyritic texture where the host is your pyroxene and hosting जो तुम्हारा in between जो छोटा छोटा क्रिस्टल रहेगा that will be your plagioclase, isn't it? तो तुम्हारा होस्ट क्या है? पायरोक्सिन, मतलब बड़ा पायरोक्सिन बनेगा और इसके बीच में छोटा 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 तुम्हारा प्लाजियोक्लेज मिलेगा। ठीक है, यही हमें मिलता है। लेकिन इफ यू जस्ट कंसीडर ये जो क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस अगर तुम देख रहे हो तो इसमें तुम्हें लग क्या रहा है? पहले तो सर प्लाजियोक्लेज फॉर्म हो रहा है, तो सर प्लाजियोक्लेज तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये पायरोक्सिन बड़ा होता है, प्लाजियोक्लेज छोटा होता है, क्योंकि ये हम नेचर में हमें मिलता है। दिस इज नेचुरल। ठीक है, अभी ये जो नेचुरल है, इफ यू आर जस्ट कंसिडरिंग इस साइड लेफ्ट साइड ऑफ दिस डायग्राम, देन दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। प्लाजियो इस पायरोक्सिन पहले आ रहा है तो पायरोक्सिन बड़ा होगा। बट इन नेचुरल केस में अगर हम देखेंगे तो पहले तो प्लाजियोक्लेज ही क्रिस्टलाइज कर रहा है ना, बट स्टिल वी आर गेटिंग दिस प्लाजियोक्लेज, छोटा छोटा प्लाजियोक्लेज, बड़ा पायरोक्सिन। तो ये होता कैसे है? क्योंकि उसी के बेसिस में ही तो मैं बताया था, पहले तुम्हारा प्लाजियोक्लेज क्रिस्टलाइज करता है, ठीक है, उसके बाद अभी प्लाजियोक्लेज इतना बड़ा हो गया है, अभी क्या हो रहा है? तुम्हारा पायरोक्सिन अभी न्यूक्लिएशन स्टार्ट हुआ है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर पायरोक्सिन इज फार मोर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर प्लाजियोक्लेज। ये हम बताए थे, तुम भूल गए हो। रिमेंबर, फिर से बोल रहा हूं, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर पायरोक्सिन इज फार मोर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ योर प्लाजियोक्लेज। तो अनोर्थाइट अभी इतना इतना हुआ है, अभी प्लाजियोक्लेज क्या हुआ? अभी वो न्यूक्लिएशन स्टार्ट किया, अभी आफ्टर 5 सेकेंड्स ये क्या हुआ? तुम्हारा जो प्लाजियोक्लेज है वो इतना ग्रो किया है, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड। और ये अभी मतलब इसका ये 4 सेकंड पहले क्रिस्टलाइज हो गया है ना, 5 सेकंड में ये इतना ग्रो किया है, ये 1 सेकंड में इतना ग्रो किया है, ये 6 नंबर ऑफ सेकंड में और थोड़ा ग्रो किया है। ये जो अभी पायरोक्सिन है ये इसका जो सेकंड जो है, सेकंड सेकंड में ये अभी इतना ग्रो कर लिया है, ये अभी 6 7 सेकंड में और थोड़ा ग्रो करेगा, ये अभी इसका जो सेकंड थर्ड सेकंड है ये अभी इतना ग्रो कर जाएगा। So the rate of growth of your pyroxene that exceeds the rate of growth of your anorthite or the plagioclase। इसीलिए क्या होता है कि तुम्हारा पायरोक्सिन होस्ट बन जाता है। यहाँ पे सुनते नहीं हो तुम लोग, यहाँ पे पायरोक्सिन होस्ट बन जाता है। Why? This is due to this concept. The rate of nucleation is far more than the far more of plagioclase than the sorry, the rate of growth of pyroxene is more than the rate of growth of your plagioclase। और यही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मुझे यस यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनोर्थिटिक अनोर्थाइड पहले फॉर्म होता है ऐसा नहीं है, बट व्हेन यू आर जस्ट कंसिडरिंग दीज आर एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, ठीक है, तो व्हाट एवर द इनिशियल कंपोजिशन यू टेक ना इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग सॉलिड बन रहा है वो अनोर्थिटिक कंपोजिशन अनोर्थिटिक रिच हो रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे और समझाने की कोई बात है नहीं। नॉर्मल जोनिंग होता है, नॉर्मल जोनिंग ये अनोर्थाइड पहले बनेगा तो अनोर्थाइड बाहर, अल्बाइड अल्बाइड बाहर रह जाएगी, ये तुम्हारा अनोर्थाइड नॉर्मल रिवर्स उल्टा हो जाएगा। ऑसिलेटरी
द अनॉर्थाइड कंपोजिशन धीरे धीरे बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, तो ये तुम्हारा ऑसिलेटरी जोनिंग हो गया। ठीक है। एंड जोनिंग, ऑलवेज रिमेंबर, जोनिंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। जोनिंग इज ऑलवेज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। वट एवर द मोस्ट फंटास्टिक टेक्सचर यू विल बी गेटिंग ना, तो दोज आर द प्रोडक्ट ऑफ योर डिसइक्विलिब्रियम। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ए स्ट्रेट रोड कैन नॉट मेक यू ए गुड ड्राइवर। अभी तो सिंपल यूटेक्टिक हो गया तो सर यूटेक्टिक हो गया, सिंपल यूटेक्टिक, इसमें क्या हम पढ़ेंगे? नॉर्मल जोनिंग हो रहा है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे? ठीक है। जोनिंग हो रहा है, पहले तो बात यह है कि जोनिंग हो रहा है। जोनिंग जो है, दिस इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल नहीं, दिस इज डिसइक्विलिब्रियम। जोनिंग इज द रिजल्ट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अगर जोनिंग नहीं होगा तो इनिशियल जो तुम्हारा कॉम्पोजिशन होगा, ये वाला जो कॉम्पोजिशन होगा, वही वाला कॉम्पोजिशन फाइनल ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जोनिंग के लिए डिसइक्विलिब्रियम चाहिए, डिसइक्विलिब्रियम चाहिए, एंड जोनिंग इज अ वेरी फंटास्टिक थिंग टू सी। तो जो भी तुम फंटास्टिक चीज जो तुम देखने के लिए चाहते हो ना, उसके लिए कुछ हटके करना जरूरी है। समझ रहे हो? बोलते हैं ना, जो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है उसके नखरे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इफ यू वांट टू हैव ए वेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, देन यू विल हैव टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स, इजंट इट? तो ये तुम्हारा सॉलिड सॉलिड देख लो, अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखो, व्हेन इट स्टार्ट्स, जस्ट आफ्टर टचिंग इट, जस्ट went inside, you can see plagioclase and liquid, plagioclase and liquid, plagioclase and liquid, plagioclase and liquid, plagioclase liquid. Now it is going हो गया। Now it is 100% plagioclase, 0% liquid. And remember one thing, in this case we are considering the equilibrium crystallization, and in equilibrium crystallization you will not get zoning। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ फाइनल क्वेश्चन मार्क देके मैं ये क्लास को खत्म करूंगा अभी। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन यू जस्ट राइट डाउन दैट हाउ रिवर्स जोनिंग इज हैपनिंग, रिवर्स जोनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप्स ऑफ जोनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ जोनिंग क्या क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन नॉर्मल जोनिंग, रिवर्स जोनिंग, ऑसिलेटरी जोनिंग, एंड हाँ ठीक है, टाइप्स ऑफ जोनिंग, ये पहले, ये दूसरा क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 3, लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग इन इग्नियस। बिकॉज ये जो लेयरिंग एंड जोनिंग है ना, बिट रिलेटेड। ठीक है। तो लेयरिंग क्या होता है, इग्नियस का जो टेक्सचर क्लास हम लिए थे उसमें लेयरिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग, क्रिप्टिक लेयरिंग क्या होता है, ये सब वहां पे देखना है। सो आई होप कि अभी यहाँ पे बाइनरी का हम सारा का सारा खत्म कर चुके हैं। इतना ही तुम्हें आएगा, जो तुम्हारा एग्जाम भी है इतना ही आएगा। और उसके बाद हम जाएंगे टॉर्नरी में। ठीक है। सो आई थिंक अभी किसी का अगर कहीं पर कुछ डाउट है, देन यू कैन गाइज आस्क। थैंक यू।